हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करने वाले हैं। मेनली हम इनहेरिटेंस का टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इनहेरिटेंस में डील करता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और वो इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब कि हमारे हेरिडिटी के थ्रू हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। राइट, तो इसी चीज़ को क्या है, इनहेरिटेंस कहा गया है। मतलब पासेज ऑफ सम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसी को इनहेरिटेंस कहा गया है। और ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। राइट, अब जो जॉर्ज मेंडल थे, जिनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने ही ये इनहेरिटेंस के लॉज हमें दिए थे। राइट, तो मेनली उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ये पीस के ऊपर था। मतलब कि मटर होते हैं, जो मटर के पौधों के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला और बाद में मतलब उन्होंने ये बताया कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। राइट, अब उनकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसमें उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न्स के बारे में बताया कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स जाते हैं, इनहेरिटेंस होती है, और दूसरे से तीसरे में, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स की उन्होंने बात की। और ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आज तक, मतलब इनसे पहले किसी ने भी बायोलॉजी में मैथमेटिकल लॉजिक से किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया था, और इन्होंने इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से मैथमेटिकली लॉजिकली बेस्ड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझाई बायोलॉजी में। मैथमेटिकल लॉजिक के साथ इन्होंने चीज़ें समझाई। राइट, अब इनका जो काम था पी प्लांट्स के ऊपर, तो इन्होंने डिस्कवर किया वहाँ से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्होंने ये देखा कि जो जीन्स हैं, जीन्स क्या है, तो जीनोटाइप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए। राइट, तो वो जीन्स जो है वो पेयर में आती हैं, और ये जो है यही इनहेरिटेड यूनिट्स हैं या फिर डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से आती हैं और हर एक पेरेंट से मिलती है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो। राइट, अब जो मेंडल थे उन्होंने ये ट्रैक किया कि सेग्रीगेशन जब होती है पेरेंटल जीन्स की, सेग्रीगेशन क्या है वो भी हम समझेंगे। राइट, सेग्रीगेशन जब होती है पेरेंटल जीन्स की, तो वही अपना अपीयरेंस दिखाती हैं ऑफस्प्रिंग में, चाहे वो डोमिनेंट रहें चाहे वो रिसेसिव रहें। तो अब सेग्रीगेशन क्या है, तो मान लीजिए कि अगर कोई मदर टॉल है और फादर टॉल है, राइट, तो सेग्रीगेशन क्या है, जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में होती हैं। तो या तो ये टॉल टॉल होंगी, राइट, और या तो ये टॉल इस तरह से भी हो सकती हैं। ये भी टॉल ही होगा, लेकिन इसमें एक जीन रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, इसमें दोनों डोमिनेंट है। तो अब ये यही कह रहा है कि हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग भी टॉल ही हो। अब चाहे उसका जो जीनोटाइप है या ट्रेट है वो टी टी है, तब भी वो टॉल ही होगा क्योंकि डोमिनेंट ही है, या फिर टी टी भी होगा तब भी वो दोनों टॉल ही हैं। राइट, तो चाहे जीन्स या मैं कहूँ जो ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव हो सकते हैं या फिर डोमिनेंट हो सकते हैं। इस चीज़ को हम बहुत क्लियरली समझेंगे आगे। नेक्स्ट चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन की इनहेरिटेंस कैसे हुई, इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट्स जो थे उनकी डॉर्फ पी प्लांट्स के साथ क्रॉस करवा दी। राइट, और उन्होंने वहाँ से एक जीन, जो इनहेरिटेंस हो रही है एक जीन की, उसको स्टडी किया। अब उनको रिजल्ट जो मिला, तो उन्होंने उन सीड्स को दोबारा से फर्स्ट जो जनरेशन आई थी वहाँ पे उन्होंने क्रॉस करवा दिया, और उस जनरेशन को क्या कहा गया, फिलियल वन प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन भी आप कह सकते हैं। राइट, अब ये F1 जनरेशन वाले प्लांट्स थे ये सभी कैसे थे, ठीक है,
उनमें से जो प्लांट्स थे वो सब के सब टॉल थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं था, राइट, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो ट्रेड्स को रिसेंबल करते हैं, राइट, चाहे वो ड्वार्फ हो चाहे वो टॉल हो, वो अपने अंदर ट्रेड्स को ड्वार्फ वाला ट्रेड भी रखेगा अंदर, लेकिन डोमिनेंस किसकी होगी, जो टॉल वाला था उसकी डोमिनेंस होगी। इसको हम आगे समझते हैं कैसे ये होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था कि पर्पल, और यहाँ पे पर्पल कलर का एग्जाम्पल लिया है उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था। तो यहाँ पे जिस तरह से एक पर्पल कलर का फूल लिया हुआ है और एक वाइट कलर का फूल लिया है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, पर्पल आया। लेकिन क्या अब इस पर्पल वाले प्लांट के अंदर वाइट वाले ट्रेड्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल होंगे, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, पर्पल कलर वाला जो हमारे पास प्लांट है उसका जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, राइट। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसी जो ये F1 वाली जनरेशन थी इसी को आगे उन्होंने खुद से ब्रीड करवा दिया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उन्होंने क्या देखा कि 3 प्लांट जो थे वो पर्पल आए, वहीं एक जो था वो वाइट आया। तो इस चीज़ को देख के वो काफ़ी सरप्राइज़ हुए कि F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग था वो भी उनको देखने को मिला, राइट। वहीं F1 जनरेशन में उसने अपना जो ट्रेड था या उसने अपनी जो कैरेक्टर था वो शो नहीं किया था। तो इस चीज़ से उनको ये पता चलता है कि जो हमारे जीन्स हैं या जो हमारा ट्रेड्स हैं ये जेनेटिकली पास होते रहते हैं और ये किसी भी जनरेशन में अपना रिजल्ट जो है वो शो कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से उन्होंने क्या पता किया, तो उन्होंने ये पता किया कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके लेके जा रही है, जो F1 जनरेशन में शो नहीं हुई लेकिन F2 जनरेशन में शो हुई। तो यहाँ पे उन्होंने इस जो ये चीज़ थी जो कि अपने अंदर ये समेट करके लेके जा रही थी, इनको फैक्टर नाम दिया, जिनको आज हम लोग जीन्स कहते हैं, जिनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस माना जाता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें क्या मिलते हैं, इनहेरिटेंस बेस पे हमें जीन्स मिलते हैं, जिनसे हम कुछ कैरेक्टर्स उनसे हमारे मिलते हैं या हमारे परदादा जी से मिलते हैं। इस तरह से हमारी जो जनरेशन्स हैं या हमारे कैरेक्टर्स हैं वो चले आ रहे हैं, राइट। और ये जीन्स ही हैं जो हर एक ट्रेट के लिए, हर एक चीज़ के लिए कोड करती हैं। उन्हीं ट्रेट्स को एलिल्स कहा जाता है, राइट। जैसे ये P और P क्या है, तो ये ट्रेट है, और ये P अकेला क्या है, ये एलिल है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है पनेट स्क्वायर की। तो पनेट स्क्वायर क्या है, ये एक स्क्वायर डायग्राम होता है जिसके थ्रू हमें मेनली रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि अगर हमारे पास पेरेंट्स के जीनोटाइप हैं तो आगे जा कर के उनके ऑफस्प्रिंग्स के क्या पर्टिकुलर जीनोटाइप हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो पनेट स्केल है ये किसने दिया था, तो ये दिया था रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। और यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि जो पनेट स्केल है वो आपको एक समरी प्रोवाइड कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो कि पेरेंट के एलिल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। मतलब कि जो पेरेंट्स के एलिल्स हैं उनसे क्या क्या जीनोटाइप बच्चों के आ सकते हैं, ये आपको एक थोड़ा सा समरी या ओवरव्यू आपको वहाँ से दे सकता है। तो ये कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, एक फादर के जीन्स हैं B और B, ये जीन्स हैं या ये ट्रेट है, ये ट्रेट कहना चाहिए हमें, इसे जीन्स नहीं कहना चाहिए। तो ये ट्रेट है, राइट, या ये एलिल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये मदर के हैं B और B। तो अगर B और B वाले जो एलिल्स हैं आपस में मिल रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग या इनका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें आपको कौन से ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, तो B और B ये दोनों डोमिनेंस होंगे। तो चाहे ये B टॉलनेस के लिए स्टैंड करता हो या फिर उसके आई कलर के लिए स्टैंड करता हो तो ये वहाँ पे शो होगा, राइट। अगर सेकंड में बात करें, अगर B और B जा कर के मिल रहे हैं
तो क्या बनेगा, तो ये वाला ट्रेट आ जाएगा उसके उस ऑफस्प्रिंग के पास, राइट। उसी तरह से अगर बी और बी मिल रहे हैं, स्मॉल बी, तो थर्ड ट्रेट आएगा हमारे पास। उसी तरह से बी और स्मॉल बी दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, ये मिलते हैं तो रिसेसिवनेस शो होगी, राइट। तो ये पनेट स्क्वायर है और इस तरह से हमें थोड़े से जीनोटाइप्स की समरी मिल जाती है कि ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो क्या पॉसिबिलिटी। तो अब ये क्या है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब देखिए, होमो से आप याद रखेंगे सेम, राइट। अगर किसी पर्सन में एक ट्रेट में दोनों अलिल्स सेम हैं, बी और बी देखिए आप दोनों कैपिटल हैं मतलब सेम हैं, तो वो कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे। और अगर किसी एक ट्रेट में दोनों एलिल्स डिफरेंट हैं, जैसे कि ये बी बड़े वाला है और एक साथ में छोटे वाला है, तो ये कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस, राइट। इतना आप समझ गए। अब अगर किसी पर्सन के पास हेट्रोजाइगस ट्रेट हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फादर के पास भी हेट्रोजाइगस ट्रेट है और मदर के पास भी हेट्रोजाइगस ही ट्रेट है, राइट। अब दोनों हेट्रोजाइगस का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, राइट। ये कैसी फॉर्म है, ये हाइब्रिड फॉर्म है, ये डोमिनेंस फॉर्म है, ये रिसेसिव फॉर्म है, और ये जो दो हैं ये हमारी हाइब्रिड फॉर्म है। तो मोनोहाइब्रिड तभी होगा जब दोनों जो हैं वो हाइब्रिड की क्रॉसिंग हम करवा देंगे, तो उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब सेग्रीगेशन क्या है, तो देखिए जब भी हम पनेट स्क्वायर बना रहे हैं या कुछ भी, तो ये इंडिपेंडेंटली हर एक जो एलिल है वो खुद को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है कि बी जो है ये डोमिनेंट है, ये छोटे वाला बी रिसेसिव है, राइट। तो खुद को ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, तभी जा करके कोई एक एलिल जो अपनी डोमिनेंस या एक एलिल अपनी रिसेसिवनेस शो करता है। तो सेग्रीगेशन क्या है, ये दोनों एलिल्स का अलग अलग होना, राइट। ये बी और ये बी, इसी तरह से ये दोनों अलग होंगे तो क्या बनेगा, ये बड़े वाला बी और छोटे वाला बी, राइट। तो इसी तरह सेग्रीगेशन क्या है, इन दोनों का अलग होना, सेग्रीगेट होना, राइट। अब जो जीनोटाइप है टॉल प्लांट का, F2 में मेंडल ने ये देखा था कि उन्होंने क्रॉस किया ड्वार्फ के साथ जब F2 में, तो उसी को टेस्ट क्रॉस कहा गया। मतलब क्या है, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मेंडल ने जो सेकंड प्रोजेनी का उनके पास रिजल्ट आया था, उन्होंने F1 में देखा था तो कोई भी रिसेसिव नहीं था, लेकिन F2 में एक रिसेसिव प्लांट उनके पास आया था जो वाइट कलर का था। अब उस रिसेसिव प्लांट को, F2 वाले जो रिसेसिव प्लांट को उन्होंने टॉल वाले जो प्लांट थे उनके साथ क्रॉस करवा दिया, तो उसी को टेस्ट क्रॉसिंग कहा जाता है। जब रिसेसिव को, जो रिसेसिव F2 में हमारे पास रिसेसिव ट्रेट आया था, ये आएगा, उसको जब हम टॉल प्लांट के साथ, जो डोमिनेंट वाला प्लांट है उसके साथ जब हम क्रॉस करवा देते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट टाइम ही टैट में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इजी है, तो डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O हैज़ B ग्रुप फादर एंड A ग्रुप मदर। द फादर एंड मदर हैव अ जीनोटाइप ऑफ। अब हमें मदर और फादर का जीनोटाइप बताना है। हमें पता है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स का नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो जो ब्लड ग्रुप्स के ऊपर है वो नहीं देखा है, तो आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो छोटा आई है ये रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, और जो बड़ा वाला आई है, द कैपिटल आई, वो डोमिनेंस दिखा रहा है, राइट। और ए जो है वो किसका, मदर का है ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और जो बी है, राइट, जो बी है वो किसका है, वो फादर का है। तो ये जो ए और बी लिख रखा है ये ब्लड ग्रुप है, और आई, स्मॉल आई और जो बड़े कैपिटल वाला आई है ये क्या है, ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, राइट। तो अगर आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे
तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ईजिली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप है बच्चे का, राइट। तो अगर आप फर्स्ट केस देखेंगे तो यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो ए ग्रुप आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आई और आई दोनों कैपिटल हैं। तो मतलब अगर मदर का ग्रुप डोमिनेंस होता तो मतलब बच्चे का क्या आता, ए ग्रुप आता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बच्चे के पास तो ओ ग्रुप है, मतलब ए ऑप्शन गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि वहाँ पे भी पहला जो रिसेसिव शो कर रहा है ट्रेट, राइट, और दूसरा क्या है, फादर का है बी, तो डोमिनेंस कौन शो कर रहा है, फादर वाला। तो अगर ऐसा डोमिनेंस होता तो वहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए था, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दोनों ही ट्रेट्स जो है वो डोमिनेंस शो कर रहे हैं, ए और बी दोनों डोमिनेंस शो कर रहे हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए था, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, मतलब कि ए वाला भी डोमिनेंट आ रहा है और एक डोमिनेंट कौन सा आ रहा है, बी। तो हो सकता है ए और बी का जब क्रॉस हुआ होगा उस दौरान दोनों ने सिमिलर डोमिनेंस शो की होगी और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ गया, राइट। अब ये ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको हमारा ब्लड ग्रुप वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप वाला वीडियो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ टू पीपल who are both carries for a genetically inherited fatal recessive disease decide to become parents, what will be the odds that their children will also be carriers। अब हमें ये बताना है कि अगर दो पेरेंट्स हैं, राइट, वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स चाहिए, तो हमें बताना है कि क्या जो उनके पेरेंट्स ने इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज़ को कैरी किया हुआ है अपने जीनोटाइप में, तो क्या उनके बच्चे भी कैरियर होंगे। तो इसकी क्या संभावना है कि वो कैरियर होंगे। तो अगर बात करें तो दोनों का जीनोटाइप देखा जाए तो रिसेसिव डिजीज़ कैरियर है, तो एक डोमिनेंस है और एक रिसेसिव है, राइट। इसी तरह से दोनों का होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, रिसेसिव है, तो ये वो डिजीज़ होगा, राइट। अब अगर इसका आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपने मदर का लिख दिया जीनोटाइप और यहाँ पे लिख दिया फादर का। तो अगर आप दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो क्या संभावना है, तो ए और ए वाला ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब ये कैरियर नहीं होगा, दोनों में डोमिनेंस शो हो रही है। दूसरे वाले ऑफस्प्रिंग में ये कैरियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेसिव जीन जो है या एक रिसेसिव एलील जो है वो आ रहा है, तो ये कैरियर हो सकता है। उसके बाद ए और ए अगर क्रॉस करते हैं तो भी एक रिसेसिव आ रहा है, तो मतलब ये भी कैरियर हो सकता है। और अगर ए और ए क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों ही रिसेसिव आ रहे हैं, मतलब कि ये कैरियर क्या, ये इसके अंदर वो डिजीज़ होगी ही होगी। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि ऑड कैरियर्स कितने होंगे, तो यहाँ पे आंसर 2 आउट ऑफ 4 आ जाएगा। 4 में से 2 जो हैं वो ऑड होंगे, मतलब वो कैरियर हो सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ आया होगा। नहीं आया है तो क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है क्लियर या समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देखिए, चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप थॉरोली एक बार रीड भी करेंगे और आप सुनेंगे भी, राइट। तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।